विनायक दामोदर सावरकर। मृत्यु के 60 साल बाद भी उनके नाम का जिक्र होते ही सवालों की बार आ जाती है। कैसे उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश की गई, बार बार उनके माफीनामे का जिक्र किया गया और फिर भी उन्होंने कैसे हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस युग पुरुष का नाम सुनते ही हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए, उसी के नाम पर हमारे मन में 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसी पर हम शक करते हैं। जिसके हिस्से में हमारी अगाध श्रद्धा आनी चाहिए, उसे हमने अनंत संदेहों के सिवाय कुछ नहीं दिया। हमारी अंतरात्मा में सावरकर जैसे भारत भक्तों के लिए घोर अंधकार भर दिया गया। आज हम सावरकर की जिंदगी के हर पहलू को खंगालेंगे, हर विवाद को देखेंगे, हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों एक स्वतंत्रता सेनानी को आज भी लोगों का प्यार और तिरस्कार दोनों एक साथ झेलने पड़ते हैं। और आखिरी में देखेंगे गांधी जी और वीर सावरकर में से किसने ज्यादा अहम भूमिका निभाई आजादी दिलाने में। नासिक के पास बसा एक छोटा सा गांव भागुर, 28 मई 1883। इसी मिट्टी पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित और विवादित क्रांतिकारियों में गिना जाएगा। नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन दोस्तों, इस बालक का बचपन किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था। जब विनायक सिर्फ 9 साल के थे, तब हैजे की महामारी ने उनकी मां राधाबाई को उनसे छीन लिया। एक बच्चे की दुनिया उसकी मां होती है और वही दुनिया अचानक उजड़ गई। मगर किस्मत यही नहीं रुकी। अभी ये घाव भरा भी नहीं था कि 1899 में प्लेग की भयानक महामारी आई और इस बार उनके पिता दामोदर पंत भी चल बसे। घर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। ऐसे कठिन समय में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली बड़े भाई बाबा राव गणेश सावरकर ने। उसी संघर्ष भरे दौर में विनायक ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, झुकना नहीं है, लड़ना है। दोस्तों, सावरकर कोई आम छात्र नहीं थे। नासिक के शिवाजी स्कूल से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और बचपन से ही उनकी बुद्धि बेहद तेज थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें लेखन और राजनीति में भी गहरी रुचि थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, जो पुणे के एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित हुई। उनके पिता धार्मिक और अनुशासित स्वभाव के थे। घर में बचपन से ही रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता था। यहीं से विनायक के भीतर जन्म लिया उस विचार ने, जो आगे चलकर हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा आधार बनने वाला था। लेकिन दुनिया ने विनायक का असली तेवर देखा मात्र 12 साल की उम्र में। भागुर गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। चारों ओर डर, गुस्सा और अफरा तफरी का माहौल था। घायल और डरे हुए हिंदुओं की भीड़ के बीच से एक 12 साल का बालक आगे आया और उसने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उस घटना के बाद गांव के लोग उन्हें एक नए नाम से पुकारने लगे, वीर सावरकर। दोस्तों, ये उपाधि उन्हें किसी सरकार या संगठन ने नहीं दी थी। ये नाम उन्होंने अपने साहस से कमाया था। इसके बाद विनायक पहुंचे पुणे के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज। लेकिन वहां सिर्फ पढ़ाई नहीं हुई, वहां एक क्रांति आकार ले रही थी। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। ये उन युवाओं का संगठन था जो मानते थे कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। एक अनुशासित व्यक्तित्व, अंदर धधकती क्रांति, दर्द, मौत और जिम्मेदारियों ने एक साधारण बालक को असाधारण बना दिया था। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने बड़े भाई बाबा राव के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, मित्र मेला। ये कोई साधारण छात्र संगठन नहीं था दोस्तों। ये उन नौजवानों का जमावड़ा था जो मानते थे कि अंग्रेजों से आजादी भीख में नहीं, छीन कर लेनी होगी। और फिर 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की आंधी उठी, सावरकर उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ये होली सिर्फ कपड़ों की नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐलान था, एक चुनौती थी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को। और इस होली में खुद सावरकर के गुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए। जब गुरु खुद शागिर्द की आग में हाथ सेकने आए, तो उस शागिर्द की ताकत का अंदाजा लगाओ। तिलक ने इस युवा क्रांतिकारी में कुछ अलग ही चिंगारी देखी और 1906 में उन्होंने सावरकर को लंदन भेजने की सिफारिश की। स्कॉलरशिप दिलाई गई ताकि वो कानून की पढ़ाई के साथ साथ क्रांति की पढ़ाई भी कर सके।
जुलाई 1906 सावरकर ने लंदन की धरती पर कदम रखा। गए थे कानून पढ़ने, लेकिन दिलो दिमाग में घूमती रही सिर्फ एक बात, हिंदुस्तान की आजादी। लंदन में उन्होंने कदम रखा इंडिया हाउस की दहलीज पर। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित यह जगह देश से दूर भारतीय क्रांतिकारियों का घर था। यहां आजादी सिर्फ सपना नहीं, एक योजनाबद्ध मिशन थी। सावरकर यहां आए और देखते ही देखते कृष्ण वर्मा के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। यही उन्होंने बनाई फ्री इंडिया सोसाइटी, जहां हर बैठक में भारत की आजादी पर मंथन होता था। हर शब्द एक हथियार था, हर योजना एक युद्ध की तैयारी। और फिर सावरकर ने कलम उठाई। उन्होंने 1857 के विद्रोह को, जिसे अंग्रेज गदर कहते थे, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर दिया। उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सिर्फ इतिहास नहीं थी, ये ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाने का दस्तावेज था। ब्रिटिश सरकार कांप गई, किताब पर बैन लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों, शब्दों को कौन बांध पाया है? ये किताब हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी तक पहुंची और फिर गुप्त रास्तों से भारत के कोने कोने में, जहां भी पहुंची, जवानी की नसों में बारूद भर दिया। सावरकर अब सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। और इसी इंडिया हाउस में एक शाम एक और जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। साल 1907 लंदन की सड़कों पर एक युवक भटक रहा था, परदेश में अपने वजूद की तलाश में। नाम था मदन लाल ढींगरा। तभी उसकी नजर पड़ी इंडिया हाउस पर। अंदर एक सभा चल रही थी। मंच पर थे वीर सावरकर। आवाज में आग थी, आंखों में गुलामी की जंजीरें तोड़ने की पुकार थी। उस दिन ढींगरा ने जो सुना, वो उनकी जिंदगी की नई दिशा बन गया। ढींगरा इंडिया हाउस में रुक गए, पढ़ाई पीछे छूट गई, मकसद बन गया भारत की आजादी। सावरकर की छत्र छाया में उन्होंने सीखा कि बिना हाथ कांपे गोली कैसे चलाई जाती है, कैसे मौन रहकर मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। कुछ ही हफ्तों में मदनलाल ढींगरा एक छात्र नहीं, एक प्रशिक्षित क्रांतिकारी बन चुके थे। 1 जुलाई 1909 इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन, एक सभा चल रही थी और अचानक 2 गोलियों की आवाज। मदनलाल ढींगरा ने सरेआम गोली मार दी कर्जन वाइली को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के एडवाइजर को। वही कर्जन वाइली जो भारतीयों पर अत्याचार का प्रतीक था, जो सावरकर के क्रांतिकारी नेटवर्क को तबाह करने में लगा था। इस गोली की गूंज इंग्लैंड से हिंदुस्तान तक सुनाई दी। ढींगरा की उम्र उस वक्त 26 साल भी नहीं थी। मुकदमा चला, सजा सुनाई गई और 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ढींगरा को फांसी हुई और उसी रात सावरकर की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू हो गया। अंग्रेजों को पता चल चुका था कि वो रिवॉल्वर जिससे कर्जन वाइली को मारा गया, वो सावरकर ने ही भेजी थी। अब लंदन की हर गली में खतरा था और इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए मैडम भीकाजी कामा के घर में। लेकिन वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं थे। कुछ दिन बाद फिर से वापस लंदन लौटे। 13 मार्च 1910 लंदन की धरती पर कदम रखते ही ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें भारत ले जाया जाना था। जहाज का नाम था मोरिया। जब जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर रुका, सावरकर ने एक पल भी नहीं गवाया। जहाज के बाथरूम की खिड़की से निकले और समुद्र में छलांग लगाई। ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया और उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई, लेकिन सावरकर लहरों को चीरते हुए फ्रांस की धरती तक पहुंच गए। नंगे पांव, भीगे कपड़े, बस एक ही जुनून था, देश को आजादी दिलानी है। वो कानून के अच्छे जानकार थे, जानते थे कि फ्रांस की जमीन पर उन्हें दबाना ब्रिटिशर्स के लिए आसान नहीं होगा। मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक पहुंचा, लेकिन फैसला ब्रिटिशर्स के हक में आया। सावरकर को वापस सौंप दिया गया। 4 जुलाई 1911 सिर्फ 28 साल की उम्र में ब्रिटिश अदालत ने सुनाया 2 आजीवन काल का कारावास, कुल 50 साल, और वो भी काला पानी, अंडमान की सेल्यूलर जेल में। दोस्तों, जिसने कभी उन दीवारों को नहीं देखा, वो नहीं जान सकता कि काला पानी क्या होता था। 6 महीने का एकांत कारावास, हाथों से कोलू चलाना, हफ्तों तक खाना नहीं, मलमूत्र का वक्त निर्धारित।
जो उस वक्त न हो पाए तो अपनी ही कोठरी के कोने में बदबू, अंधेरा और दर्द जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। 2001 में द गार्डियन ने उन आखिरी जीवित कैदियों में से एक धीरेंद्र चौधरी का इंटरव्यू लिया जो सेलुलर जेल में रहे थे। उन्होंने सिर्फ 4 शब्दों में सब कह दिया, वी आर फॉरगॉटन विक्टिम्स। इसी नर्क की कोठरी नंबर 52 में विनायक दामोदर सावरकर बंद थे और इसी नर्क में उन्होंने लिखी लगभग 7000 कविताएं। कागज नहीं था तो दीवारों पर, कलम नहीं थी तो कांटों और नाखूनों से, और फिर एक एक शब्द याद किया, क्योंकि जानते थे दीवारें मिट सकती हैं लेकिन स्मृति नहीं। यही था उस इंसान का हौसला। लेकिन इसी जेल से उन्होंने वो काम भी किया जो आज भी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, माफीनामा। आलोचकों ने कहा यह कायरता थी, एक क्रांतिकारी ने घुटने टेक दिए। लेकिन जरा रुको दोस्तों, पूरी तस्वीर देखो। सावरकर कानून जानते थे, राजनीतिक कैदियों को याचिका दायर करने का कानूनी हक था। यह भीख नहीं, अधिकार था। दूसरी बात, बाहर पत्नी यमुनाबाई अकेली थी। अंग्रेजों ने सारी संपत्ति जब्त कर ली थी और सावरकर जानते थे 50 साल काले पानी में सड़कर देश के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह एक रणनीति थी, बाहर निकलकर लड़ने की। कुछ लोग सवाल करते हैं, भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का रास्ता था, उन्होंने फांसी चुनी। सावरकर का जवाब था, भूमिगत रहकर जितना काम होता है उतना फांसी पर चढ़कर नहीं। 1921 में अंडमान से रत्नागिरी जेल भेजे गए, लेकिन इसी रत्नागिरी की कोठरी में सावरकर की कलम ने वो काम किया जो तलवार भी नहीं कर पाती। उन्होंने लिखी हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। एक सवाल जो आज भी उतना ही धारदार है, हिंदू कौन है? जवाब था, वो हर इंसान जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि यही हिंदुस्तान है। जैन, बौद्ध, सिख सब इसी परंपरा की शाखाएं। आलोचकों ने कहा, तो क्या मुसलमान और ईसाई भारतीय नहीं? समर्थकों ने कहा, यह बहिष्कार नहीं, पहचान है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 98% लोग हमारी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो दशकों से हमें पढ़ाया गया कि अहिंसा से आजादी मिली। दोस्तों, जरा सोचो, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो कब्जा की हुई अपनी 1 फुट जमीन भी आसानी से छोड़ दे। फिर सोचिए, क्या अंग्रेज बिना हिंसा और संघर्ष के पूरा देश छोड़कर चले जाते? दुनिया का कोई साम्राज्य आज तक प्यार से नहीं हटा, ताकत से हटा है। और सावरकर यही कहते थे पहले दिन से। उन्होंने कहा था, इन अंग्रेजों को मारकर भगाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिना शस्त्र के आजादी नहीं मिलती। और हुआ भी क्या? 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने हथियार उठाए, तब अंग्रेजों के पांव कांपे। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया, तब अंग्रेजों को यकीन हो गया कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और उसी साल 1947 में भारत आजाद हुआ। कोइंसिडेंस? नहीं दोस्तों, ये इतिहास है। कांग्रेस का एक भी नेता काला पानी नहीं गया। गांधी जी आगा खान पैलेस में थे, नेहरू जी की लखनऊ जेल में बैडमिंटन कोर्ट था, रोज गार्डन था, बटलर था, और सावरकर कोठरी नंबर 52, अंधेरा, बदबू, कोल्हू, हफ्तों तक खाना नहीं। इन्हें आप एक तराजू पर रखकर कंपेयर कैसे कर सकते हो? सावरकर चाहते थे कि भारत सशस्त्र हो, खुद के हथियार बनाए, खुद की ताकत बनाए। वो कहते थे, 2 बलवान देशों के बीच युद्ध नहीं होता। रूस और अमेरिका दशकों तक आमने सामने रहे, लेकिन लड़े नहीं, क्योंकि दोनों के पास ताकत थी। आज भारत खुद हथियार बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सावरकर का सपना था। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश कौन से हैं? दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता। अहिंसा से सीट नहीं मिलती दोस्तों, ताकत से मिलती है। सावरकर को बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि वो कांग्रेस की सबसे बड़ी अपोजिंग फोर्स थे। 16 साल बाद 1937 में बिना शर्त रिहाई मिली। उसी साल हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और पाकिस्तान के विचार का विरोध किया।
अखंड भारत का सपना देखते रहे और जब 1947 में विभाजन हुआ तो इसे देश का सबसे बड़ा अपमान बताया। लेकिन दोस्तों, एक तारीख ने सब बदल दिया। 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या। नाथूराम गोडसे का नाम हिंदू महासभा से जुड़ा था। अखबार हिंदू राष्ट्र में सावरकर की हिस्सेदारी थी और सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे ने अदालत में कहा, हत्या से ठीक 13 दिन पहले गोडसे और आप्टे सावरकर से मिले थे। बाहर निकलकर आप्टे ने कहा था, सावरकर ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी हो और लौट आओ। 5 फरवरी 1948 को सावरकर गिरफ्तार हुए, लेकिन बड़गे की गवाही अकेली थी, कोई दूसरा गवाह नहीं था और गोडसे ने पूरी जिम्मेदारी खुद ली, इसलिए सावरकर बरी हो गए। सावरकर ने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दिया। 1 फरवरी 1966, सावरकर ने खाना छोड़ा, दवाइयां छोड़ी, पानी छोड़ा, मौत को खुद बुलाया। मरने से पहले एक लेख लिखा, नाम था आत्महत्या नहीं, आत्मार्पण। 26 फरवरी 1966, विनायक दामोदर सावरकर चले गए। अपनी शर्तों पर जिए, अपनी शर्तों पर मरे।